हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये हमारी सिक्स्थ की एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान रहे, एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऑल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन को। जो पहला ही टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन रहेगा, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेहूं और जौ की फसलों का जो उत्पादन हुआ था, जो इनको उगाया गया था, तो इनके बारे में बताना है कि इनकी शुरुआत कहाँ हुई है और कौन से एरिया में हुई है। फर्स्ट, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ज़्यादातर आप जौ की फसलों को पढ़ते हैं ना, तो गेहूं और जौ को ही सर्वप्रथम उपजाने की शुरुआत मिली है। उसके बाद सेकंड है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ी थी। ये बिल्कुल गलत है कि इनको जो उपजाया गया था वो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों पर उपजाया गया था। जब हम मैप से पढ़ते हैं और मैप में जहाँ सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं, हमने वहाँ पर पढ़ा था 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे? किरथार और सुलेमान की पहाड़ी पर, यहाँ पर नहीं। तो 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों पर गेहूं और जौ को उपजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका केवल 1। ठीक है, तो एक ही राइट है इसका। अगर पूछा जाए कि हिमालय और विंध्याचल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे तो क्या हुआ था, सबसे पहले विंध्याचल की पहाड़ियों पर कृषि का जो है काफ़ी विकास हुआ था और चावल का उत्पादन हुआ था, चावल का उत्पादन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखना। गेहूं और जौ पूछे तो ये सुलेमान और किरथार की पहाड़ी पर है। चावल पूछे जाए तो ये विंध्य के पास है। ठीक है, विंध्य के पास, विंध्य पहाड़ियों के पास चावल की कृषि शुरू हो गई थी और यहाँ पे कृषि काफ़ी डेवलप हो गई थी, तो ये यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ गेहूँ चावल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उनके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई उन पर आपको विचार करना है। पहला, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। बिल्कुल राइट है। जब हड़प्पा सभ्यता में हम साइटों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास जो साइट पाई गई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ये सब स्टार्टिंग सिंधु नदी के आसपास थी। सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। नगरों का विकास तो हुआ था पर 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, तो ये रोंग है। इनका जो विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अगर सिंधु घाटी के आसपास पूछी जाए साइट तो 4700 वर्ष पूर्व आएगी। अगर आपसे गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास पूछा जाए तो 2500 वर्ष पूर्व आएगा, यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का विकास पहले हुआ था। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाने वाला है? राइट आंसर जाएगा सिर्फ 1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बस यहाँ पे क्या दी गई है, डेट गलत दी गई है, 2500 आनी थी और आपको कभी कभी यहाँ 4700 भी दी जाएगी, तो राइट होगा ये। सिंधु नदी के आसपास 4700 ईसा पूर्व में जो है साइटें मिली थी और यहाँ पे जो गंगा व इसकी सहायक नदियाँ हैं उनमें जो नगरों का विकास हुआ है वो 2500 ईसा पूर्व मिला है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि मगध, गंगा व उसकी आसपास की जो सोन नदी के आसपास के एरिया में मगध जो महाजनपद था उसका उत्थान हुआ था और ये जो मगध है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, विशाल राज्य था और इसमें जो है इसके यहाँ के राजा थे वे काफ़ी क्या थे, शक्तिशाली थे, कूटनीतिक थे और यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा काम की तलाश में घूमते रहते थे, काफ़ी अच्छी और मतलब हार्ड वर्कर यहाँ के लोग थे, इनके बारे में कहा जाता है। तो किसको पढ़ेंगे? मगध को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको पूछा जा रहा, भारत का नाम जो भारत पड़ा है या फिर भारत को इंडिया कहते हैं, इनके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है उनके बारे में आपको बताना कि कौन सा राइट है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानिया और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व के स्थित भूमि को इंडिया का, देखो ये वाला जो एरिया है आपका पश्चिम वाला,
ठीक है। यहाँ से जैसे ये इंडिया शुरू होता है, यहाँ पे जो पश्चिमी वाला एरिया है, यहाँ से ईरानियों और यूनानियों के भारत में अटैक होते थे, और यहाँ पे जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी को इन यूरानियों और ईरानियों ने सिंधु ना कह के इसको, इस नदी का नाम हिंदोस और इंदोस कहा। समझ आया? यूनानी और ईरानी यहाँ पे आ रहे हैं, वे नदी के पास खड़े हैं, नदी के पास उस नदी को देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इस नदी का नाम हिंदोस और इंदोस है। उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि आपकी नदी का नाम सिंधु है कि नहीं है, अपने आप कह रहे हैं कि इस नदी का नाम है हिंदोस और सिंदोस। ठीक है, हिंदोस और इंदोस। तो ये वाली लाइन है। उसके बाद इसके पूर्व में, इस नदी की पूर्व ये हुआ ना, ये वाला पूर्व हुआ, इधर वाला तो पश्चिम हो गया ना। इस नदी के पूर्व में रहने वाले, मतलब जो भारत में रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडिया कहा, या इस भूमि के प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, यहाँ जो इस भूमि वाले प्रदेश को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग जो है, सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो भारत नाम का जो ये रहेगा प्रयोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तो ये जो भारत प्रयोग का है, ये उत्तर पश्चिम वाला, ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी वाला, यहाँ पे उत्तर हो गया, ये पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग किया गया है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये बिल्कुल राइट कह रहे हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल राइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन को? ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके ये ईरानी और ये तो आए थे, जो ईरानी और ये आपके आते हैं ना, ईरानी और ये वाले, ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, इस नदी को क्या कह रहे हैं? हिंदोस और इंदोस कह रहे हैं। और इसके पूर्व में रहने वाले जो भूमि है उसको इंडिया कह रहे हैं, क्योंकि भारत का नाम इंडिया इन्होंने इनकी वजह से ही पड़ा था ना। फिर अगले में कह रहे हैं कि भारत नाम के जो लोग हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं? वो उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया, वो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे वाला एरिया पश्चिम हो गया। पश्चिमी उत्तर वाले एरिया के लिए भरत समूह का यूज हुआ है, और ये ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपको पूछा जाए भरत का जो नाम है वो कौन से वेद में मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो जाएंगे 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि अभिलेख जो होते हैं हमारे, उनके बारे में कहा गया है, वो आपको बताना है। ऐसे लोग जो केवल पत्थरों पर ही उत्कीर्ण किए जाते अभिलेख कहे जाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल पत्थरों पर क्यों, ये तो आपको पता है, तांबे पर भी, किसी भी कठोर लोहे पर भी, कोई भी कठोर सतह होती है, उसी पर लिखा गया लेखों को अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इन तरह उत्कीर्ण कराते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। ये बिल्कुल राइट है। राइट है कि भाई अपनी जो रूल्स हैं, अपनी कोई बातें हैं, अपनी कोई विजय है, उनके बारे में ये अभिलेखों पर लिखवाते कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे पढ़े, उसको फॉलो कर सके। बट ये रोंग है। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर आपका 2 होगा और एक गलत होगा, तो केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक का कंधार के प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का जो कंधार अभिलेख है वो यूनानी और अरमाइक लिपि में। देखो, अशोक की जो 4 लिपियाँ थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, और उसकी अरमाइक लिपि है, खरोष्टी है, यूनानी है। इस यूनानी को ग्रीक भी कह देते हैं, ग्रीक भी कह देते हैं, ठीक है। तो यूनानी है और अरमाइक है, अरमाइक और ब्रह्मी है, ये कुछ भी लगा लीजिए, पर आपको जो याद रखना, अशोक का जो कंधार में अभिलेख मिला है वो यूनानी और अरमाइक लिपि से, मतलब 2 लिपि हो गया। जैसे वैसे तो एक एक लिपि में अभिलेख मिलते थे, कोई ब्राह्मी लिपि में, कोई खरोष्टी लिपि में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो 2 लिपियों के अंदर मिला है? तो जो 2 लिपियों के अंदर मिला है वो कंधार से प्राप्त अभिलेख मिला है। नेक्स्ट है शेर कुन्हा अभिलेख, उसको बोलते हैं, अफगानिस्तान में जो मिला है। क्वेश्चन आगे है। ए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल राइट है। ईसा मसीह का जन्म वैसे तो 4 BC में माना जाता है, वैसे हमने अपने कैलेंडर के लिए 0 माना गया। ये कहते हैं कि 0 से जो पहले की जितनी भी डेट होंगी वो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट में आएंगी। ये राइट है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। बिल्कुल, इसके जन्मदिन को ही माना गया, और उसी के पीछे वाला टाइम और आगे वाले टाइम को AD और पीछे वाले टाइम को BC कहा गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है। और जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है हमने, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया था मैंने आपको कि जो क्या है कि आपको जो BC और AD BC इन सब में डिफरेंट पता होना चाहिए, उन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान से मनुष्य के आखिर तक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिले हैं?
ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से खाद्य संग्रह के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो खाद्य संग्रह के जो प्रमाण है वो कहाँ से नहीं मिले? चिरांद से नहीं मिले हैं। तो ये कहाँ से नहीं मिले हैं? चिरांद से। बाकी भीमबेटका, उंजगी और कुरनूल की गुफाएं हैं, इन सभी जगह से खाद्य संग्रहण होता है। आखिर खाद्य संग्रह, भोजन को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये सारी किसकी है? पूरा पाषाण साइट है। भीमबेटका, उंजगी, कुरनूल की गुफाएं, यहाँ सब पूरा पाषाणकालीन साइट है। और इन साइटों में पता चल रहा है कि ये जो चिरांद है ये नवपाषाण काल साइट है, तो इनमें इसका कोई मैच नहीं है। तो आपका आखेटक खाद्य संग्रह होता है। शिकारी जो इकट्ठा करते हैं बरसों को मार के जंगलों से फल फ्रूट, इनको इकट्ठा करना, इनको आखेटक खाद्य संग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन नवपाषाणकालिक स्थल है? तो ये कह रहे कि इनमें से कौन सा नवपाषाण है, कौन सा मध्यपाषाण है? तो मेहरगढ़, महागढ़ा, दौजली हिरनिंग, बुर्ज होम, कोल्डी हवा, ये पांचों की पांचों साइटें नवपाषाण काल की है। नवपाषाण काल की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो आप जो आंसर करोगे राइट अपना कौन सा करोगे? ये वाला करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण आपको पता है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जिसमें सिर्फ पत्थरों की बातें ज़्यादा कही गई है। तो पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने के स्थान उद्योग स्थल कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे फैक्ट्री साइट्स कहलाई जाती है, जहाँ पे पत्थरों की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको उद्योग स्थल कहते थे। तो ये कह रहे हैं पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। बिल्कुल जहाँ पे पत्थर बहुत लंबे टाइम तक हमें रहना पड़ रहा है, वहाँ पे हम औजार बना रहे हैं बैठ के, और उसको उद्योग स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण के प्रयोग से की जाने वाली तकनीक को द्वाबसल्क तकनीक कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो तरह की टेक्निक थी। कौन सी टेक्निक थी भाई? एक तो पत्थर से पत्थर को टकराना, ठीक है। एक तो पत्थर से, एक पत्थर था, पत्थर, और उस एक दूसरा पत्थर था, उससे एक दूसरे पत्थर को टकराने को क्या बोलते थे? पत्थर से पत्थर टकराना। उससे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। उस पर चोट करते रहना और उस पर औजार बनाना, पत्थर से पत्थर टकराना होता था। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक थी वो ये थी, तकनीक को दबाव सल किया तकनीक, ठीक है। पहले नीचे पत्थर रखा, फिर बीच में कुछ नुकीला पत्थर रखा, फिर ऊपर से एक और पत्थर रखा और उसकी नोक उसमें डालते रहे जब तक उसमें जो भी चीज़ें बनाना चाह रहे वो नहीं बन जाए। तो इसमें क्या है आपके? दोनों ही राइट है। तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा आपका? एक और दोनों ही सही है। तो राइट आंसर ये है आपका, एक और दोनों सही है। कई क्वेश्चन में मैंने आंसर नहीं बताया, पर जब मैं बोलती हूँ तो उसमें मेरे आंसर ही ध्यान से सुन लिया करो कि मैम कौन सा आंसर बता रही है। निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो राग के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो राग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके कुरनूल गुफा से मिलते हैं। कुरनूल गुफा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पता चलता है कि जब ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है कुरनूल गुफा, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कोल्डी हवा तो कहाँ की साइट है? कोल्डी हवा नवपाषाण काल की है, ये आपके पूरा पाषाण काल की है। बट ये पूछ रहा है कि राग के साक्ष्य कुरनूल गुफा में मिले हैं, और ये कुरनूल गुफा है जो ये पूरा पाषाण काल की साइट है, पूरा पाषाण काल की। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण युग में जो जलवायु है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो जलवायु है ना, जलवायु, ठीक है, टेम्परेचर मध्य पाषाण काल में अचानक से चेंज हो गया था। चेंज का मीन्स हो गया था गर्म तापमान, हिमयुग की समाप्ति हो गई थी और गर्म तापमान हो गया था, जिससे बर्फ़ पिघल गई थी। बर्फ़ पिघलेगी तो छोटी छोटी घास, छोटे छोटे जीव जंतुओं का उदय हो गया था। तो बदलाव से तापमान में टाइमिंग था ये 12,000 के आसपास का टाइमिंग, ठीक है। बदलावों में तापमान में वृद्धि और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन के लिए महत्वपूर्ण मछली भी हो गई थी, तो उसको खाने लगे थे। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये राइट आंसर है इसके, दोनों ही राइट हैं। तो आप जाओगे किसके साथ? 1, 2 और 3, ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है।
तो हमें भी पता है कि जो आरंभिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्री हिस्ट्री जो हमारे रहते हैं, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, ये रहेगा आपका पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। तो तीनों आपके क्या रहेंगे, ये काल रहेंगे। उसके बाद चौथा काल है जो महापाषाण काल, ठीक है। महापाषाण, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के काल कहा जाता है, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, वो इनमें से अलग है। ये तो सभी को पता है, पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण। महापाषाण नहीं आता, महापाषाण एक अलग सा टाइम था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो किसके लिए जाना जाता है? वो शैल चित्रकला के लिए। एमपी में पड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जगह। वर्तमान के एमपी के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पे शैल चित्रकला के बहुत अच्छे ही उदाहरण मिले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि अजंता या बाघ के शैलकृत गुफा मौर्य काल की है, ठीक है। अजंता और ये जो बाघ है ये कहाँ की है? ये आपके मौर्य काल की है। भीमबेटका आपके पूरा पाषाण काल की साइट है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए काफ़ी मानी जाती है, इसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है, ठीक है। जो अमरावती है ना, अमरावती में स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये शुंगकालीन मेनली इसको कहते हैं, ये शुंगकालीन और सातवाहन कालीन का टाइमिंग है अमरावती। उन्होंने इसको कैपिटल बनाया, यहाँ पे स्थापना की। तो कुल मिला के हमें याद करना है, प्राग ऐतिहासिक काल में शैल चित्र भीमबेटका के रायसेन में मिले हैं, ओके। उसके बाद बाघ और जो अजंता है ये मौर्य काल की है। नेक्स्ट चलते हैं, हमें टाइमिंग मैच करना, टाइमिंग मैच, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, महापाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनका टाइम बताइए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इनका टाइम है, पूरा पाषाण काल का जो टाइमिंग है वो रहेगा आपका 20 लाख से 12,000 तक, ठीक है। ऐसे हम आप क्या करोगे, एक जगह आप लिख के याद कर सकते हो इनको, और फिर जब आपको क्या होगा ज़रूरत पड़ेगी तो आप फटाफट से इनको कर सकते हो। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो आपका टाइमिंग है वो थोड़ा सा याद कर लो एक साथ। सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग होती है, 20 भी लिखा सकता है, 25 भी लिखा सकता है, कई लाख भी लिखा सकता है, बट एंडिंग जो करेगा वो 12,000 पे करेगा, 12,000 पे, ठीक है। 12,000 से फिर मध्य पाषाण काल 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा आपका नवपाषाण काल में 10,000, उससे कम नहीं होगा क्योंकि आपके तीनों काल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद उत्तर पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बात रहती है महापाषाण की, जिसको हम पढ़ के आए हैं, महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर। तो ये वाला जो टाइमिंग है वो 2500 से 1900 वर्ष का टाइमिंग है। तो याद रखना, पूरा पाषाण काल ये वाला है, ठीक है, पूरा पाषाण काल ये वाला है। मध्य पाषाण काल का जो पार्ट है वो ये वाला है, और आपका उत्तर पाषाण काल का पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने टॉपिक को और अच्छे से समझा रखा, और आप टॉपिक पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। हुसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुसगी के पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकार औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। देखो ये क्या कह रहा है, ये एक मिनट। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हुसंगी के बारे में पूछा गया है कि ये पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं कि ये ना पूरा पाषाण काल की साइट है और यहाँ से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सारे साक्ष्य हमें मिले हैं क्या ये बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ओनली एक राइट है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो चूने पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनाई गई है। तो हुसगी जो जगह है ये कर्नाटक में स्थित पुरा पाषाण काल की एक साइट है और यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिनमें कहा गया है ये चूने पत्थर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो आपको भी पता है किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। अगर बात पालतू की आती है ना, पालतू की, तो पालतू कुत्ते को बनाया गया था। उसके बाद भेड़, बकरी, इन सब को बनाया गया था, ठीक है। तो आज के लिए हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे तीसरा और चौथा टॉपिक कंप्लीट। ध्यान से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अपनी क्लास देखी है उसको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे।